वेलकम प्यारे बच्चों। इंजीनियर्स गेटवे के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर मैं ललित आठी आपका स्वागत करता हूं। आशा और उम्मीद करता हूं कि आपकी पढ़ाई बेहतर चल रही होगी और आपका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। और इस माधव श्रृंखला को जो हम यहां पर कवर अप कर रहे हैं, इसको भी आप एंजॉय कर रहे होंगे और आनंद ले रहे होंगे इस सीरीज का, इस श्रृंखला का। और साथ ही साथ ये कहीं ना कहीं आपके इंजीनियरिंग फिजिक्स सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग बनाने में हेल्प कर भी रही होगी। जैसा कि हम टारगेट लेकर चले थे इस श्रृंखला का, कि हम इस श्रृंखला के माध्यम से 2 मार्क्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं, जो प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं यूनिट वाइज, वो आपको कवर अप कराएंगे। अगर आपने हमारा पार्ट फर्स्ट से पार्ट 6 तक सारी वीडियोस देखी हैं तो आपने एक चीज़ यहाँ पर नोटिस की होगी कि हमारे पास अभी तक यूनिट नंबर 5 का कोई भी वन शॉट क्वेश्चन नहीं आया है। उसका रीज़न बेटा यही है कि अगर आप अपने सिलेबस को देखें तो ये लास्ट टाइम से ही चेंज हुआ है। इससे पहले आपका यूनिट नंबर 5 जो था वो आपके सिलेबस में नहीं होता था। इस वजह से उसके क्वेश्चंस अवेलेबल नहीं है, क्योंकि हमने सीरीज वाइज आपके क्वेश्चंस उठाए हुए हैं प्रीवियस ईयर्स के सेमेस्टर वाइज क्वेश्चन पेपर से। तो अभी तक वहां पर कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा। इन फ्यूचर एक दो सीरीज में आपको जो क्वेश्चंस आए हुए हैं वो आपको देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, तो आप परेशान बिल्कुल ना हो उस चीज़ से कि 5th यूनिट का कोई भी क्वेश्चन क्यों नहीं कराया गया है, वो इसी वजह से यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिल रहा होगा। तो आज माधव श्रृंखला का जो हम पार्ट नंबर 7 है वो हम यहाँ पर कवर अप करेंगे। इससे पहले 6 पार्ट हमारे हो गए हैं, यानी कि इस सीरीज के पॉइंट ऑफ व्यू से हमने 66 क्वेश्चंस जो हैं वो कवर अप कर लिए हैं शॉर्ट फॉर्म में। और इन क्वेश्चंस के माध्यम से हमने फिजिक्स को रिकॉल करने की भी कोशिश की है, क्योंकि एक उद्देश्य हमारा ये भी था इस सीरीज को लेकर आने का कि बच्चों के पास सारा मटेरियल है, बच्चे पढ़ भी रहे हैं, लेकिन कुछ एक उनको ऐसा टॉनिक मिल जाए कि जिससे कि वो अपनी फिजिक्स को यूनिट वाइज एक ही कम समय में रिवाइज भी करते रहें, रिकॉल भी करते रहें। तो ये श्रृंखला उसमें आपको बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान निभाएगी। और हर श्रृंखला में हम 11 क्वेश्चंस का सगुन आपको प्रोवाइड कराते हैं। तो आज भी हम यहाँ पर 11 क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं, यानी कि क्वेश्चन नंबर 67 से हम 77 तक आज पहुँचेंगे और हम टारगेट को अपने अचीव करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक सेकेंड, उससे पहले अगर आपने वीडियो को शेयर नहीं किया तो आप सबसे पहले अपने सभी सोशल प्लेटफॉर्म्स पर आप हमारी इस वीडियो के लिंक को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे लाभ उठा सकें। ये हमारे इंजीनियर्स गेटवे पर क्या क्या आपको मिलता है फ्री ऑफ कॉस्ट, वो सारी चीज़ें यहाँ पर मैंने बताई हुई हैं, मेंशन की हुई हैं। 49 रुपये में स्पेशल ये है कि आप हैंड रिटन नोट्स फिजिक्स के 5 यूनिट के प्राप्त कर सकते हैं। आपको नोट्स भी बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। गारंटी के साथ कह रहा हूं कि ये नोट्स इतनी इजी लैंग्वेज में आपको प्रोवाइड कराए जाएंगे। जिन बच्चों ने आप ये नोट्स खरीदे हैं उन्होंने बहुत अच्छा रेस्पॉन्स दिया है। अगर आपकी क्लास में किसी बच्चे ने खरीदे हों तो आप उससे खुद पूछ सकते हैं कि किस तरीके से नोट्स की लैंग्वेज प्रोवाइड कराई गई है। ठीक है, तो अगर आप चाहते हैं तो आप 49 रुपीज़ देकर यूनिट वाइज सारे नोट्स प्राप्त कर सकते हैं PDF फॉर्म में। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक। सबसे पहले आप देखेंगे यहाँ पर तो कुछ यहाँ पर आपको दिख रहा होगा एक्सेप्टेंस कोन की और ऑप्टिकल फाइबर यहाँ पर बना हुआ है। तो वैसे क्वेश्चन पहले आना चाहिए था, डायग्राम पहले आ गया है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू मीन बाय द एक्सेप्टेंस एंगल। आप एक्सेप्टेंस एंगल से क्या समझते हैं, एक्सेप्टेंस कोन से आप क्या समझते हैं ऑप्टिकल फाइबर में। तो आप देखिए खुद 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, 2 डेफिनेशन आपसे पूछ ली, तो आप कितना ही लिखोगे, है ना। तो एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन लिखनी है, एक्सेप्टेंस कोन की डेफिनेशन आपको लिखनी है, आपका काम बन जाएगा। तो कहने का मतलब ये है एक्सेप्टेंस एंगल वो एंगल होता है, अगर आप इस वर्ड के साथ ही खेलना चाहें तो वो एंगल जिस पर आपकी लाइट एक्सेप्ट कर ले ऑप्टिकल फाइबर या एंटर कर ले ऑप्टिकल फाइबर में, वो एक्सेप्टेंस एंगल है। और एक मैक्सिमम रेंज ऑफ एंगल्स जिसके अंदर जितनी भी लाइट आएंगी वो सब एंटर कर जाएंगी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, तो वो आपका एक्सेप्टेंस कोन कहलाएगा। लाइक दैट आप इस डायग्राम में अगर देखें यहाँ पर, तो एक लाइट आपकी इधर से आ रही है, इसका कुछ मैक्सिमम इंसिडेंट एंगल है, और एक लाइट आपकी इधर से आ रही है, इसका कुछ एक्सेप्टेंस एंगल है। तो ये मैक्सिमम एंगल्स हैं, इसके अंदर जितनी भी लाइट आएंगी आपकी ऑप्टिकल फाइबर में एंटर कर जाएंगी सारी की सारी लाइट्स, चाहे वो एक लाइट हो या थाउजेंड्स लाइट हो। ठीक है, वो सारी लाइट रेज आपकी एंटर करेंगी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर, यही आपका एक्सेप्टेंस कोन कहलाता है। ठीक है, वहीं पर अगर इससे बाहर
एंगल पे लाइट गिरी, इंसिडेंट हुई, जैसा कि आप यहाँ पर ये ब्लैक कलर की लाइट देख रहे होंगे दोनों साइड, एक ये है और एक ये लाइट रे है, तो ये क्या हो जाएंगी, ये एंटर नहीं कर पाई हैं ऑप्टिकल फाइबर में, मतलब उसकी कोर से बाहर निकल गई हैं। चूंकि कोर एक ऐसा मीडियम है जो लाइट को आगे गाइड करता है ऑप्टिकल फाइबर में बढ़ने के लिए, है ना। तो ये आपका एक्सेप्टेंस कोन हो जाएगा। इसके अंदर जितने भी एंगल्स हैं वो एक्सेप्टेंस एंगल हो जाएंगे पर्टिकुलर रेस की। लिखेंगे कैसे, उसके लिए हम नेक्स्ट स्लाइड पर चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर आपको थ्योरेटिकल पार्ट मिलेगा। कलर चेंज कर लेता हूं। इन एन ऑप्टिकल फाइबर एक्सेप्टेंस एंगल इज द मैक्सिमम एंगल एट विच लाइट कैन एंटर द फाइबर कोर एंड स्टिल एक्सपीरियंस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। यानी कि एक्सेप्टेंस एंगल वो मैक्सिमम एंगल है किसी भी लाइट का जिस पर इंसिडेंट होकर लाइट एंटर कर जाए किसमें, ऑप्टिकल फाइबर में, और आपको TIR मिल जाए, अलाउइंग प्रोपोगेटिंग अलोंग द फाइबर, और प्रोपोगेट कर जाए फाइबर के अलोंग। इट डिटरमाइन द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ द फाइबर, यानी कि ये डिटरमाइन कराता है कि कितनी लाइट गैदर कर सकता है ऑप्टिकल फाइबर। तो ये आपका हो जाता है एक्सेप्टेंस एंगल की डेफिनेशन। अगर मैं आगे बात करूं किसकी, नेक्स्ट एक्सेप्टेंस कोन की, तो एक्सेप्टेंस कोन इज द कोन शेप्ड रीजन विद इन विच द लाइट रे एंटरिंग द फाइबर विल बी गाइडेड थ्रू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। मतलब एक्सेप्टेंस कोन क्या है, कोन की तरह एक शेप होती है, जैसे आप आइसक्रीम खाते हैं ना, कोन वाली आइसक्रीम, ऐसे वैसे मैंने डायग्राम भी दिखा दिया आपको, कुछ इस तरीके की शेप आपको देखने को मिलती है जिसमें कितनी भी लाइट एंटर कर जाएं वो सब क्या हो जाएंगी, एंटर करेंगी और गाइड करेगा ऑप्टिकल फाइबर थ्रू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, जिससे कि वो आगे बढ़ सके। ठीक है, द अपेक्स एंगल ऑफ द दिस कोन इज ट्वाइस द एक्सेप्टेंस एंगल। मतलब ये क्या होता है, ये ट्वाइस होता है एक्सेप्टेंस एंगल का, क्योंकि एक्सेप्टेंस एंगल एक तरफ से है, यानी कि ये ऐसे इस एंगल पर लाइट इंसिडेंट हो रही है, और ये क्या है, ये पूरा है दोनों तरफ से, है ना, इधर से भी लाइट आ सकती है और इधर से भी लाइट आ सकती है, तो ये डबल होता है किसका, एक्सेप्टेंस एंगल का। ठीक है, तो ये दोनों की डेफिनेशन हो जाती है एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन की ऑप्टिकल फाइबर में। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है कि ए लार्ज एक्सेप्टेंस एंगल या फिर लार्ज एक्सेप्टेंस कोन अलाउ मोर लाइट टू बी कपल्ड इनटू द फाइबर कोर एफिशिएंटली। मतलब अगर किसी ऑप्टिकल फाइबर का एक्सेप्टेंस एंगल बड़ा है, एक्सेप्टेंस कोन लार्ज है, तो इट मीन्स वो अलाउ करेगा मोर लाइट को कपल करने के लिए एफिशिएंटली ऑप्टिकल फाइबर के अंदर। ठीक है, तो ये हो जाता है आपका एक्सेप्टेंस एंगल और एक्सेप्टेंस कोन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68, डिफरेंशिएट स्पॉन्टेनियस एंड स्टिमुलेटेड एमिशन। हम पिछली वाली जो वीडियो थी उस पार्ट में हम इसको बहुत अच्छे से समझ पाए हैं या समझ चुके हैं कि स्पॉन्टेनियस एमिशन और स्टिमुलेटेड एमिशन क्या होता है। स्पॉन्टेनियस एमिशन वो एमिशन होता है जिसमें फोटोन जो हो रहा है रेडिएट, यानी कि एमिट जो हो रहा है वो रैंडमली हो रहा है, यानी कि वो एक डायरेक्शन में नहीं हो पा रहे हैं, तो वो आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन कहलाता है। स्टिमुलेटेड एमिशन वो एमिशन होता है जिसमें जो एमिट फोटोन है वो आपको एक्सटर्नली किसी फोर्स के कारण हो रहे हैं और एक ही डायरेक्शन में वो फोर्स, वो जो फोटोन है वो आगे बढ़ती है। ठीक है, जैसे कि स्पॉन्टेनियस एमिशन अकर रैंडमली विदाउट एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस, कोई भी बाहर से इन्फ्लुएंस की जरूरत नहीं होती है, वो रैंडमली आपके एमिट होते हैं। वाइल स्टिमुलेटेड एमिशन इज इंड्यूस्ड बाय एन इनकमिंग फोटोन इंटरेक्टिव विद एन एक्साइटेड एटम, जो एक इंट्रैक्शन होता है किसके साथ, एक्साइटेड एटम के साथ, कॉजिंग इट टू एमिट, वो फोर्स करता है एमिट करने के लिए फोटोन ऑफ सेम एनर्जी, सेम फ्रीक्वेंसी, सेम फेज के साथ और सेम डायरेक्शन में एज द इंसिडेंट फोटोन, जैसे जिस डायरेक्शन में फोटोन इंसिडेंट हुआ है। ठीक है, इस डायग्राम के माध्यम से हमने पहले भी आपको डिस्क्राइब किया था ये, और अब भी हम इसी डायग्राम को लेकर चलें तो ये आपका स्पॉन्टेनियस एमिशन दिखा रहा है जिसमें फोटोन का एमिशन तो हो रहा है रैंडमली, लेकिन उसकी डायरेक्शन का नहीं पता, इधर हो या इधर एमिट हो या इधर एमिट हो। लेकिन यहीं पर अगर आप देखें तो जिस डायरेक्शन में आपका फोटोन इंसिडेंट हुआ है बिफोर एमिशन, उसी डायरेक्शन में आपके फोटोन क्या हो रहे हैं, आगे एमिट हो रहे हैं।
ठीक है, और यही कहलाता है सेम डायरेक्शन यानी कि स्टिमुलेटेड एमिशन। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा दोनों के बीच में डिफरेंस। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 69। उससे पहले मैं कलर चेंज कर लेता हूं। राइट मैक्सवेल इक्वेशन इन नॉन कंडक्टिंग मीडियम। अब देखिए यहां पर मैक्सवेल की इक्वेशंस लिखने को बोला है बेटा उसने। कुछ बच्चे यहां पर क्या करेंगे, पूरा अपना ज्ञान उलटने की कोशिश करेंगे कि हम पूरे इक्वेशंस चारों ही नॉन कंडक्टिंग मीडियम में ड्राइव करा के दिखा दें, तो हमें यहीं पर एग्जामिनर पूरे में से पूरे मार्क्स 70 आउट ऑफ 70 देकर चला जाएगा। आगे वो कॉपी देखेगा ही नहीं कि ये तो बहुत ही महान है, मैंने पूछा था इससे एक पेपर के बारे में, इसने 50 पेपर लिख कर दिखा दिए, यानी कि इसके अंदर तो बहुत ही ज्ञान का भंडार है। और घर आके सोचेंगे कि हमारा पेपर बहुत अच्छा गया है। बेटा इसका केवल और केवल निगेटिव इम्पैक्ट ही पड़ता है। इससे ये पता चलता है कि आपको क्वेश्चन की समझ ही नहीं हो रही है कि क्या वो पूछ रहा है, क्या आपको लिखना है। तो इस माधव श्रृंखला से ये भी हमें सीखना है कि हमें किस तरीके से कितना अपने आंसर को लिखना है। ठीक है, तो चूंकि यहाँ पर केवल और केवल मैक्सवेल की इक्वेशंस नॉन कंडक्टिंग मीडियम में उसने लिखने को बोला है, तो क्यों ज़्यादा लिखें, हम जितना पूछा है वही लिखेंगे। हेयर आर मैक्सवेल इक्वेशंस इन द नॉन कंडक्टिंग मीडियम, यानी कि फ्री स्पेस या फिर हम वैक्यूम, कुछ भी वो पूछ सकता है। जैसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू द चेंज इन द मैग्नेटिक फील्ड। फिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड इज इक्वल टू द म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट चेंज इन द इलेक्ट्रिक फील्ड। वहीं पर dot product of the electric field is equal to 0 and dot product of the magnetic field is also 0. These are the Maxwell equations in the non-conducting medium, फ्री स्पेस या फिर आप वैक्यूम में बोल सकते हैं। यहाँ पर E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, V क्या है, मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर है, म्यू नॉट क्या है, परमिएबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है, और एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ द फ्री स्पेस है। ठीक है, क्लियर हुआ। आई होप 69 क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। बस इतना आपको लिखना है। अगर ये भी नहीं लिखेंगे ना आप तो देयर इज नो प्रॉब्लम, बस आपसे इक्वेशन पूछी गई है, आप इक्वेशन लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए 2 मार्क्स आपको मिल जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 70 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर कह रहा है 70 के डिफाइन कीजिए स्किन डेप्थ क्या होती है। इससे पहली सीरीज में हमने स्किन डेप्थ को फॉर द हाई फ्रीक्वेंसी एज वेल एज फॉर द लो फ्रीक्वेंसी भी हमने बताया था, अगर हाई फ्रीक्वेंसी और लो फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म आगे बढ़ती है। उससे पहले स्किन डेप्थ क्या होता है, स्किन डेप्थ होता है बेटा किसी भी कंडक्टिंग मटेरियल में कितना आपका इलेक्ट्रिक फील्ड अगर सरफेस के अंदर जा रहा है, पेनिट्रेट कर रहा है जब उसको, तो उसकी स्ट्रेंथ में, उसके एम्पलीट्यूड में कितना एटीन्यूएशन हो रहा है। वो एटीन्यूएशन 1/E रेशो के साथ होता है, यानी कि लगभग 37% का एटीन्यूएशन देखने को मिलता है जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पेनिट्रेट करती हैं कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर। ठीक है, तो अगर हम डिफाइन करें तो स्किन डेप्थ इज द डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ ए कंडक्टर at which the amplitude of an electromagnetic wave is attenuated to 1/E, यानी कि about 37% of its value at the surface। मतलब स्किन डेप्थ जो है वो एक ऐसी एबिलिटी है या फिर ऐसी एक करेक्टरिस्टिक है सरफेस ऑफ कंडक्टर, यानी कि जब उस पर पेनिट्रेट करती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो वो एटीन्यूएट हो जाती है लगभग 1/E के साथ। दैट मीन्स 37% उसकी एक्चुअल वैल्यू की जो सरफेस पर थी। मतलब ये सरफेस इस पर 100 है, तो जब उसने पेनिट्रेट किया, सपोज यहाँ तक गई, तो एक बार में जब उसने पेनिट्रेट किया तो वो 1/E रेशो के साथ एटीन्यूएट हो गया, यानी कि 37% वो क्या हो गई, कम। दैट मीन्स 63% यहाँ पर बची हुई है। ठीक है, इट रिप्रेजेंट द इफेक्टिव पेनिट्रेशन डेप्थ ऑफ द वेव इनटू द कंडक्टर, यानी कि इफेक्टिव पेनिट्रेशन डेप्थ क्या है किसी वेव की कंडक्टर में, वो ये बताती है स्किन डेप्थ। ठीक है, और हाई और लो फ्रीक्वेंसी के लिए मैंने बताया था, हाई फ्रीक्वेंसी है तो वो वेव कम पेनिट्रेट कर पाती है आपके मीडियम के अंदर, और अगर लो फ्रीक्वेंसी की वेव फॉर्म है तो वो ज़्यादा अंदर तक पेनिट्रेट कर पाती है आपके कंडक्टिंग मटेरियल को। ठीक है, तो ये आपका स्किन डेप्थ हो जाता है। क्लियर, आई होप आपको क्लियर हो गया होगा स्किन डेप्थ के बारे में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 71 देखते हैं। 71 क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्टिंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एज मैटर वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव और मैटर वेव के बारे में यहाँ पर पूछा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं, वेव्स ऑफ ऑस्किलेटिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। भाई हम 12th से पढ़ते हुए आ रहे हैं,
EM वेव्स वो वेव होती हैं जिसमें इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स के ऑस्किलेशन होते हैं जो एक दूसरे के साथ राइट एंगल यानी कि 90 पर रहते हैं। कैन प्रोपोगेट थ्रू द वैक्यूम और द मीडियम, ये ऐसी रेज हैं जो वैक्यूम और मीडियम दोनों में प्रोपोगेट करती हैं, जैसे कि रेडियो वेव्स हो गई, माइक्रोवेव्स हो गए, विजिबल लाइट हो गई या एक्स रेज हो गई। दीज आर द एग्जांपल ऑफ द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। वहीं पर मैटर वेव क्या होती है? मैटर वेव वो वेव होती है जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है, यानी कि वेव एसोसिएट विद द पार्टिकल एज डिस्क्राइब बाय द क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स की हेल्प से हम इसको डिस्क्राइब करते हैं और वो वेव्स जो पार्टिकल के साथ एसोसिएट होती है वो मैटर वेव कहलाती हैं। एग्जिबिट बाय द पार्टिकल लाइक द इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। ठीक है, यानी कि जो माइक्रो मास वाले मटेरियल्स होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं, उनके साथ इनको आप डिटेक्ट कर सकते हैं। अगर किसी का मास बड़ा है, बहुत ज़्यादा मास है, तो उनके साथ आप इनको मेजर नहीं कर पाते, उस वेवलेंथ को आप डिटेक्ट नहीं कर सकते। ठीक है, कैन नॉट प्रोपोगेट थ्रू द वैक्यूम, वैक्यूम के साथ प्रोपोगेट नहीं होती हैं। इट रिक्वायर ए मीडियम और द पोटेंशियल फील्ड, इनको एक मीडियम या पोटेंशियल फील्ड की नीड होती है जिससे कि पार्टिकल मूव कर सके। अगर पार्टिकल मूवमेंट में है तो ये वेव्स रहेंगी, अदरवाइज नहीं रहेंगी। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए इलेक्ट्रॉन वेव्स इन द एटम, यानी कि जब इलेक्ट्रॉन एटम में है और वो वन एनर्जी लेवल टू अनदर एनर्जी लेवल मूव कर रहा है तो उनमें ये वेव रहती है। न्यूट्रॉन वेव्स इन द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, यानी कि न्यूट्रॉन वेव्स जो हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड में, वो भी आपकी मैटर वेव्स कहलाती हैं। आई होप दोनों के बीच डिफरेंस आपको क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से आप लिखेंगे तो आप अच्छे मार्क्स गेन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 72 कह रहा है कि व्हाट इज डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। डी ब्रोगली हाइपोथेसिस क्या है? डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ये है कि वो बताता है कि जो वेव है वो एज ए पार्टिकल और जो पार्टिकल है वो एज ए वेव और एज ए पार्टिकल दोनों की तरह बिहेव करता है, दोनों के नेचर को दिखाता है। ठीक है, तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस कह रहा है कि द डी ब्रोगली हाइपोथेसिस स्टेट दैट एवरी मूविंग पार्टिकल और ऑब्जेक्ट हैज ए वेव एसोसिएटेड इट, यानी कि कोई भी मूविंग पार्टिकल हो, कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट हो, उसके साथ एक वेव एसोसिएट होकर चल रही है। हमारे साथ भी एक वेव एसोसिएट होकर चलेगी अगर हम चल रहे हैं, लेकिन वो वेवलेंथ इतनी कम होगी कि वो हम डिटेक्ट नहीं कर सकते, है ना। द वेवलेंथ ऑफ दिस वेव इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल के, और इट कैन बी गिवन एज बाई इक्वेशन लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी, लैम्डा इक्वल्स टू एच अपॉन पी। और अगर आप यहाँ से निकालें तो लैम्डा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके? मोमेंटम के, और अगर आप कहें तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एम और वी के भी। ठीक है, यानी कि एम, वी और पी इन तीनों पर डिपेंड करती है डी ब्रोगली की वेव या जो मैटर वेव है उसकी वेवलेंथ। ठीक है, तो ये डी ब्रोगली हाइपोथेसिस हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73 कि व्हाट आर कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज क्या होते हैं? तो कोहेरेंट सोर्सेज वो सोर्सेज होते हैं जिनसे जब लाइट निकलती है तो वो कांस्टेंट फेज को मेंटेन करके चलें, और वही आगे जाकर जब मिलें तो इंटरफेरेंस पैटर्न को क्रिएट करें, यानी कि सेम फ्रीक्वेंसी हो, सेम कलर हो, है ना, तो वो आपके कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। नेचर में कोई भी सोर्स कोहेरेंट सोर्स नहीं होता है, उसको बनाना होता है, जैसे कि यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में आपने देखा है। एक सोर्स की लाइट को दो स्लिट से पास करके हम दो नए सोर्स बना लेते हैं, वो आपके कोहेरेंट सोर्सेज कहलाते हैं। ठीक है, चलिए कोहेरेंट सोर्सेज आर सोर्सेज दैट एमिट वेव्स, जैसे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक और मैटर वेव्स, दैट हैव ए कांस्टेंट फेज रिलेशनशिप बिटवीन देम। उन दोनों सोर्सेज से जो लाइट निकल रही है उनके बीच में कांस्टेंट फेज रिलेशन रहता है। इन अदर वर्ड्स द वेव्स फ्रॉम कोहेरेंट सोर्सेज मेंटेन ए फिक्स्ड एंड प्रिडिक्टेबल फेज डिफरेंस ओवर टाइम एंड स्पेस, यानी कि ये जो कोहेरेंट सोर्सेज हैं इनसे जो लाइट आ रही है वो मेंटेन करती हैं फिक्स्ड और प्रेडिक्टेबल फेज डिफरेंस टाइम के साथ साथ स्पेस में, है ना। दिस अलाउ फॉर द कंस्ट्रक्टिव एज वेल एज द डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न टू बी ऑब्जर्व, यानी कि यही अलाउ करता है कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस पैटर्न को ऑब्जर्व करने में। लेजर आर द एग्जाम्पल ऑफ द कोहेरेंट सोर्सेज, जो लेजर लाइट होती है वो एक एग्जाम्पल है कोहेरेंट सोर्सेज का, कोहेरेंट सोर्स की लाइट का, क्योंकि उसकी वेवलेंथ जो है यानी कि उसका जो कलर है लाइट का वो सेम है, कांस्टेंट है। ठीक है,
तो ये आपका हो जाता है कोहेरेंट सोर्सेज। अगर आप इसको डायग्राम की हेल्प से देखें तो जैसे यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट आपने 12th में पढ़ा होगा, उसी को रिलेट यहाँ पर करके बताया गया है कि लाइट सोर्स है, एक स्लिट से पास हुआ, ये लाइट आगे बढ़ी, ड्यू टू द डिफ्रैक्शन आपकी लाइट जो है वो इस स्लिट के एजेज से बैंड हो गई है, तो जो लाइट अगर आपको इधर छोटी सी शैडो दिखनी थी वो अब थोड़ा बड़ी शैडो दिख रही है। अब आगे 2 स्लिट हैं, तो फिर यहाँ से एक स्लिट से लाइट गई आगे और इधर फैली, ऐसे दूसरी स्लिट से लाइट इधर फैलेगी, तो ये दोनों लाइट्स आप देख रहे होंगे सेम डायरेक्शन में, सेम फेस को मेंटेन करके, सेम वेवलेंथ, सेम कलर की लाइट आगे बढ़ रही है, ठीक है। और आगे जाकर जब ये जैसे यहाँ पर मिली तो इट कैन प्रोड्यूस द इंटरफेरेंस पैटर्न डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट डार्क ब्राइट। क्लियर हुआ? तो ये आपका कोहेरेंट सोर्सेस के बारे में हो जाता है। क्लियर? आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं फिर से बता रहा हूँ, नेचर में कोई भी लाइट सोर्स ऐसा नहीं है जो कोहेरेंट सोर्स आप इसको बोले, आपको कोहेरेंट सोर्सेस बनाने पड़ते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है। अब देखिए डायग्राम को देखते ही समझ में आ गया होगा, ये डायग्राम ऐसा है या ये क्वेश्चन ऐसा है, अगर आप नींद में भी फिजिक्स याद करेंगे तो ये 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको नींद में भी नहीं छोड़ेगा, है ना। रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन, यानी कि ये यहाँ पर पूछा गया है। और रेलाइंग क्राइटेरिया ऑफ रिजोल्यूशन आप इस डायग्राम से समझ सकते हैं, जब एक इमेज यानी कि एक ऑब्जेक्ट का प्रिंसिपल मैक्सिमा यानी कि सेंट्रल मैक्सिमा दूसरे वाले ऑब्जेक्ट के इमेज के फर्स्ट मिनिमा पर इंसिडेंट होता है, देन यू गेट कि आपने दोनों नियरली ऑब्जेक्ट जो थे उनको क्या कर दिया है, सेपरेट कर दिया है, रिजॉल्व कर दिया है। यही रेलाइंग क्राइटेरिया रिजोल्यूशन कहलाता है। स्टेटमेंट वही घिसा पिटा स्टेटमेंट जो स्टार्टिंग से हम पढ़ते हुए आ रहे हैं। रेलाइंग क्राइटेरियन ऑफ रिजोल्यूशन स्टेट्स दैट 2 क्लोजली स्पेस्ड पॉइंट सोर्सेज और ऑब्जेक्ट आर जस्ट रिजॉल्व्ड or separated when the principal diffraction maxima of one image coincident with the first minimum of the diffraction pattern of the other image। ठीक है, जैसे कि आप डायग्राम में भी देख पा रहे हैं, ठीक है। आप इसको ले लीजिए, चाहे इधर की टैब में देखना चाहते हैं तो ये फर्स्ट मिनिमा हो गया, यहाँ पर देखना चाहते हैं तो सेंट्रल मैक्सिमा इस दूसरी इमेज के फर्स्ट मिनिमा पर इंसिडेंट हो रहा है। तो किसी भी तरीके से आप देख सकते हैं दोनों जो क्लोजली स्पेस्ड आपके ऑब्जेक्ट थे उनको सेपरेट कर दिया गया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 75। एक्सप्लेन द प्रोपोगेशन मैकेनिज्म ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर के प्रोपोगेशन मैकेनिज्म को यहाँ पर एक्सप्लेन कराया गया है। तो अगर आप देखें तो यहाँ पर प्रोपोगेशन मैकेनिज्म का मतलब क्या है कि जिस मैकेनिज्म के तहत आपकी ऑप्टिकल फाइबर में लाइट प्रोपोगेट करे उसको यहाँ पर पूछा है। तो पहले तो हम समझ लेते हैं जो 12th में हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा है रिफ्रैक्शन का। एक लाइट यहाँ से आती है, आई एंगल पर इंसिडेंट होती है, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कुछ है, दूसरे मीडियम में जाती है, रिफ्रैक्ट होती है एंगल आर के साथ। अगर मैं इस एंगल ऑफ इंसिडेंट को बढ़ा देता हूँ तो ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो शिफ्ट हो गया और 90 डिग्री पर आ गया। जब ये एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो जाता है, इस एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल, ठीक है, क्रिटिकल एंगल। क्लियर? अब जब ये इंसिडेंट एंगल इस क्रिटिकल एंगल से ज्यादा हो जाता है तो ये जो लाइट रिफ्रैक्ट हो रही थी ये भी उसी मीडियम में वापस आ जाती है, जिसको हम बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। और इसी कॉन्सेप्ट पर आपका ऑप्टिकल फाइबर काम करता है। क्लियर हुआ? क्लियर? चलिए, तो अब हमें यह पता चल गया कि TIR होने के लिए सबसे पहले एक कंडीशन होती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और कोर ग्रेटर देन होना चाहिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लेडिंग, और साथ ही साथ एंगल ऑफ इंसिडेंस ग्रेटर देन होना चाहिए क्रिटिकल एंगल से, जैसे कि ये सिचुएशन आप देख रहे हैं। अगर इसी को मैं ऑप्टिकल फाइबर में तीनों डायग्राम को मेजर कर दूं तो ये आपका नॉर्मल पर अगर लाइट इंसिडेंट हुई तो वो एज इट इज निकल जाएगी। अगर नॉर्मल से कुछ एंगल पर हमने इंसिडेंट किया जो कि आई है, सी से छोटा है क्रिटिकल एंगल से, तो लाइट आपकी कहाँ पर पहुंचेगी? क्लैडिंग पर। अब जैसे ही हमने इसको आई को सी के इक्वल किया तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो पूरा 90 डिग्री बन गया। ये देखिए, तो आपकी लाइट जब अब ऐसे जाएगी जो सरफेस है आपका कोर क्लैडिंग का, और जैसे ही हमने इस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल से ज़्यादा किया तो आपकी लाइट रिफ्लेक्ट होकर वापस हो जाएगी उसी मीडियम में, जिसको हम टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट पर आपका ऑप्टिकल फाइबर का प्रोपोगेशन मैकेनिज्म काम करता है। जैसे कि ये एक लाइट आई यहाँ से,
ये इंसिडेंट हुई कोर क्लैडिंग के सरफेस पर और इससे टकराई और यहाँ पर इसी में एंटर कर गई, टोटली रिफ्लेक्ट होकर ये आगे बढ़ रही है, बाउंस बैक होती जा रही है। ठीक है, तो यही आपका TIR कहलाता है, जिस कॉन्सेप्ट पर आपका लाइट प्रोपोगेट करता है ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है, चलिए अब इसकी थ्योरी को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। थ्योरी आप किस तरीके से लिखेंगे, एक सेकेंड कलर चेंज कर लूँ मैं। In an optical fiber, light propagates through the core by undergoing total internal reflection at the core cladding interface। मतलब ऑप्टिकल फाइबर में लाइट प्रोपोगेट करेगी थ्रू द कोर और क्लैडिंग सरफेस ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कोर और क्लैडिंग के इंटरफेस से। ठीक है, द कोर हैज ए स्लाइटली हायर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देन द क्लैडिंग सराउंडिंग इट। ऑब्वियसली बात है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। लाइट रे एंटरिंग द कोर विद इन द एक्सेप्टेंस कोन, एक्सेप्टेंस कोन के अंदर आपकी लाइट इंसिडेंट करेगी ऑप्टिकल फाइबर में, एक्सपीरियंस रिपीटेड टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शंस एट द बाउंड्री, ट्रैपिंग देम इनसाइड एंड अलाउइंग प्रोपोगेशन अलोंग द फाइबर लेंथ विद मिनिमम लॉसेस। और वो फिर अलाउ कर देगी लाइट को प्रोपोगेट कराने में ड्यू टू द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन along the fiber length with minimum losses. This is called the propagation mechanism of the optical fiber. Clear? I hope क्वेश्चन नंबर 75 भी क्लियर हो गया होगा। क्वेश्चन नंबर 76 की बात करते हैं। 76 क्या कहता है, What are the main components of the laser? लेजर के मेन कंपोनेंट्स क्या हैं? तो मेन लेजर के कंपोनेंट्स हैं आपका पॉपुलेशन इन्वर्जन होना, आपका रेजोनेंट कैविटी का होना, आपका स्टिमुलेटेड एमिशन का मिलना और दूसरा आपका एक्टिव मीडियम। तो दीज आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ द लेजर। अगर मैं इसको डायग्राम के माध्यम से आपको बताना चाहूँ तो यही आपके मेन कंपोनेंट्स हो जाते हैं। सबसे पहले पंपिंग सोर्स, जिसको हम बोल रहे थे क्या, पॉपुलेशन इन्वर्जन कराना जरूरी है। ठीक है, ये आपका लेजर मीडियम यानी कि एक्टिव मीडियम हो गया, गेन मीडियम हो गया, जिसमें आपका मटेरियल है कि किस टाइप का मटेरियल है। जैसे हीलियम नियॉन, अगर यहाँ पर गैस भरी हुई है तो ये हीलियम और नियॉन के आयंस यहाँ पर होंगे। रूबी लेजर है तो क्रोमियम और के आयंस यहाँ पर आप ऐड करेंगे। तो ये आपका एक्टिव मीडियम या लेजिंग मीडियम कहलाता है। फिर आगे आपका आ जाता है पार्शली रिफ्लेक्टर मिरर और हाईली रिफ्लेक्टर मिरर, जिसको आप ऑप्टिकल रेजोनेटर कहते हैं। यानी कि ये मिरर्स का जो कॉम्बिनेशन है ये एम्पलीफाई करने के लिए यूज़ किया जाता है लाइट को। और लास्ट वाले पार्ट में बहुत बेहतरीन तरीके से मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप इस एम्पलीफिकेशन को बताया है डायग्राम की हेल्प से। ठीक है, तो ये ऑप्टिकल रेजोनेटर हो गया। और जो एक पार्ट बचा है वो है स्टिमुलेटेड एमिशन, जिस पर आपको लेजर की जो आउटपुट है वो देखने को मिलती है, स्टिमुलेटेड एमिशन। ठीक है, अगर आप लेजर की फुल फॉर्म ही देखेंगे तो लाइट एम्पलीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन, है ना। तो इस तरीके से आपको ये मेन कंपोनेंट्स हो जाते हैं किसी भी लेजर के किसी भी लेजिंग एक्शन को परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर लास्ट आज का इस सीरीज का 77, वो क्या कह रहा है कि राइट डाउन द, कलर चेंज करें, राइट डाउन द प्लैंक्स एक्सप्रेशन फॉर्मूला फॉर द स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी इन द ब्लैक बॉडी रेडिएशन। वैसे तो अगर इस क्वेश्चन को हम देखें तो केवल और केवल आपसे फॉर्मूला पूछा गया है, लेकिन चूंकि 2 मार्क्स का है तो आप यहाँ पर इसका स्टेटमेंट भी अगर लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। ठीक है, लेकिन अगर आप फॉर्मूला भी लिखें तो आपको गारंटी के साथ 2 मार्क्स जरूर मिलेंगे, क्योंकि केवल और केवल यहाँ पर फॉर्मूला लिखने को उसने कहा है। तो अगर हम बात करें स्टेटमेंट की तो प्लैंक्स हाइपोथेसिस प्रपोज्ड दैट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इंक्लूडिंग द थर्मल रेडिएशन इज क्वांटाइज्ड मीनिंग इट कैन ओनली एग्जिस्ट इन डिस्क्रीट। मतलब कहने का ये है कि जो रेडिएशन हो रहा है एनर्जी का, वो रेडिएशन क्वांटाइज फॉर्म में होता है। मतलब पॉइंट टू पॉइंट आप उसको देखें तो स्टेप बाय स्टेप आप उसको देख पाएंगे, पैकेट्स की फॉर्म में वो ट्रांसफर हो रही है एनर्जी, क्वांटाइज यूनिट को, जिसको हम क्वांटा बोल देते हैं, है ना। दिस रिवॉल्यूशनरी आइडिया लेड द फाउंडेशन ऑफ द क्वांटम मैकेनिक्स। इसी आइडिया ने क्वांटम मैकेनिक्स की फाउंडेशन रखी एंड एक्सप्लेन द बिहेवियर ऑफ थर्मल रेडिएशन, और बहुत अच्छे से थर्मल रेडिएशन के बिहेवियर को एक्सप्लेन किया, रिजॉल्विंग द अल्ट्रावायलेट कैथोट्रोपी प्रॉब्लम। अल्ट्रावायलेट
कैटास्ट्रोफिक जो कैटास्ट्रोफिक प्रॉब्लम थी उसको यहाँ पर सॉल्व किया गया। ठीक है, तो ये आपका प्लैंक्स हाइपोथेसिस का स्टेटमेंट हो जाता है। अगर फॉर्मूले की बात करें तो फॉर्मूला होता है म्यू इक्वल्स टू 8 पाई एच न्यू क्यूब अपॉन सी क्यूब और ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी माइनस 1। अगर मैं इस तरीके से ऐसे लिखूँ इसको, ये न्यू फ्रीक्वेंसी इक्वल्स टू, या फिर इसको हम एक न्यू ले लेते हैं। अच्छा, इधर आपका वो आएगा, सॉरी लिखा हुआ क्या क्या है यहाँ पर, तो u इक्वल्स टू, अगर मैं इसको इस तरीके से प्रॉपर शेप में लिखूँ जिस तरीके से बच्चे लिखेंगे, अपॉन सी क्यूब और यहाँ पर हो जाएगा 1 अपॉन ई की पावर एच न्यू अपॉन के टी और ये है माइनस में 1 यहाँ पर। ऐसे है ये फॉर्मूले की फॉर्म। ठीक है, क्योंकि ये इक्वेशन की फॉर्म में मुझसे नहीं लिखा गया, मैंने ऐसे ही ये एज इट इज़ लिख दिया। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर क्या क्या चीज़ें हैं। यू जो है यहाँ पर स्पेक्ट्रल एनर्जी डेंसिटी है, यानी कि एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट फ्रीक्वेंसी कितना है। ठीक है, न्यू जो है वो फ्रीक्वेंसी ऑफ द रेडिएशन है, जिस रेडिएशन की लाइट आपकी क्या हो रही है, एमिट हो रही है या रेडिएशन हो रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है। टी जो है वो है एब्सोल्यूट टेम्परेचर ऑफ द ब्लैक बॉडी, ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर क्या है। एच प्लैंक्स कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू ये होती है, और सी जो है स्पीड ऑफ लाइट है, के जो है वो बोल्ट्जमैन कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू 1.38 इंटू 10⁻⁻23 जूल पर केल्विन होती है। ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पर जो एब्सोल्यूट टेम्परेचर यानी कि टेम्परेचर की वैल्यू जो है वो केल्विन में रहेगी। क्लियर हुआ। तो ये आपका हो जाता है आज का लास्ट क्वेश्चन। प्लैंक्स एक्सप्रेशन का फॉर्मूला, उसका स्टेटमेंट यहाँ पर आपको बता दिया गया है। ठीक है, आई होप क्वेश्चन नंबर 77 भी आपने एंजॉय किया होगा, और आज की जो ये सीरीज थी पार्ट 7 ये भी आपने एंजॉय की होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट वीडियो, और आपके वैल्यूएबल कमेंट्स का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है। तो आप जो भी कमेंट बॉक्स में लिखना चाहें बेहिचक आप लिखिए, चाहे आप हमें अप्रिसिएट करना चाहते हैं, चाहे आप हमें सजेशन देना चाहते हैं, या फिर कोई भी कमी आपको लगती है उसके बारे में आप बताना चाहते हैं, तो वो बेहिचक आप कमेंट में लिखें। सभी बच्चे, देखिए मैं आपको जेन्युइनली बताता हूँ, यूनिट नंबर 5 का जो पहला वीडियो है जिसके बारे में सुपर कंडक्टर के बारे में, नैनो मटेरियल्स के बारे में एक्सप्लेन किया गया है, तो चूंकि वो यूनिट थ्योरेटिकल पोर्शन में है तो उसको थ्योरी को ही एक्सप्लेन किया जा सकता है। नोट्स यानी कि वहां पर जो थ्योरी लिखी हुई है वो इसलिए प्रोवाइड कराई जाती है कि जो मैं बोल रहा हूं वो आप अपनी माइंड में नहीं रख सकते, वो अगर आपको थ्योरी की फॉर्म में भी मिलेगा वहां पर लिखा हुआ तो वो बेहतर रहेगा। तो उस पर बच्चे कमेंट करते हैं कि सर आप रीड ही कर रहे हैं थ्योरी को, यानी कि वैसे मैं कोशिश करता हूं कि आपको एक्सप्लेन भी कर पाऊं, लेकिन जो टॉपिक कुछ इस तरीके के होते हैं कि उनको केवल और केवल आप थ्योरी के हिसाब से ही बता सकते हैं, उसमें और कुछ ज़्यादा आप नहीं कर सकते, तो वो उसको आप इसी तरीके से बताएंगे, है ना। तो आपका उसमें जो सजेशन बच्चे देते हैं उसका मैं बहुत ही रेस्पेक्ट करता हूं, उनको जैसा लगता है वो वैसा बताते हैं, है ना। तो आप किस तरीके की भी, आपकी कोई भी किसी भी तरीके का आपको लगता है तो आप बेहिचक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके छोड़ सकते हैं। हम उसमें इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं तो वो हम करने की पूरी से पूरी कोशिश करेंगे, और बेहतरीन तरीके से आपको वो मैटर या वो टॉपिक एक्सप्लेन करने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है, कहीं पे भी कोई समस्या है बेहिचक आप कमेंट बॉक्स में लिख दें। कोई भी प्रॉब्लम अगर है टॉपिक से रिलेटेड या पढ़ाने के मेथड से रिलेटेड तो आपकी जरूर वहां पर हेल्प की जाएगी। ठीक है, और साथ ही साथ हैंड रिटन नोट्स अगर आप चाहते हैं तो आपको 49 रुपीज़ में इंजीनियरिंग फिजिक्स की 5 यूनिट की ऑल 5 यूनिट्स, ठीक है, आपको वहां पर प्रोवाइड करा दी जाएंगी PDF की फॉर्म में विद न्यूमेरिकल। देखिए यहाँ पर सब कुछ मिलेगा आपको इन नोट्स में। आपको शॉर्ट क्वेश्चंस की फॉर्म में भी कॉन्सेप्चुअल किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है वो भी वहां पर है, क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं होगा, है ना, लेकिन वो है। न्यूमेरिकल भी वहां पर अवेलेबल है, डेरिवेशन भी सारे हैं, आपकी थ्योरी भी वहां पर सारी अवेलेबल है। ठीक है, इससे रिलेटेड अधिक जानकारी के लिए आप 8273708952 पर आप हमें व्हाट्सएप मैसेज या कॉल के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस सीरीज का अगला पार्ट हम लेकर आएंगे। अब आपको 2 या 3 पार्ट कोशिश करने का उद्देश्य है कि आपके 10 पार्ट या 10 से पहले ही हम इसको ख़त्म कर लें सीरीज को। लगभग आपके पास जो हमारा एक मोटिव था 100 शॉर्ट क्वेश्चंस के फॉर्म में वो पहुंचाने का यहाँ पर है इस सीरीज के माध्यम से, जिससे कि आपकी
जो फिजिक्स है वो पार्ट वाइज रिकॉल होती रहे। ठीक है, तो मिलते हैं अपने नए पार्ट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।